सोचो एक सिचुएशन, कोई लड़की रोड पर जा रही है और दो लड़के उसे छेड़ देते हैं। घबराना नहीं, उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और लॉ को कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब थ्योरी नहीं है, रियलिटी है। ये डेली बेसिस के क्राइम्स तो हमें इतने छोटे लगते हैं कि इन चीज़ों की आदत हो जाती है। इनकी जाके कंप्लेंट हम क्या ही कर रहे हैं। एक बच्ची थी 12th क्लास में, उसने मुझसे बोला सर जब भी मैं ट्यूशन के लिए जाती हूँ तो कुछ लड़के खड़े रहते हैं, वो मुझे छेड़ते हैं। छोड़िए प्लीज। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने बोला तुम रास्ता चेंज कर लो, रास्ता चेंज कर लिया। अब वो दूसरे रास्ते पे भी लड़के खड़े होने लगे। फिर पेरेंट्स ने बोला 8 घंटे पहले जाओ, वहीं पे नहाओ, वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे सो जाओ, मेरा ही केस है। इसी वजह से मैंने ये टॉक शुरू करी थी, क्योंकि मेरे साथ हो गया था। तो बॉम्बे में लोकल ट्रेन जा रहे थे, सो आई फेल्ट समथिंग इन माई हैंड्स। उस समय मैं ब्लैंक हो गया था। 4-5 बार नहाया, तब मैंने सोचा था कि जब मैं एक आदमी होके मुझे इतनी गंदगी फील हो रही है तो एक लेडी के ऊपर क्या गुजरती होगी। आपने अपनी लाइफ से सीखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्या उसके बाद ही आपका फैसला था कि अब आपको लॉयर बनना है? हाँ, उस समय मैं लॉ की प्रैक्टिस में नहीं था। विद इन अ वीक आई डिसाइडेड मैं लाइन चेंज करूँगा। डिग्री तो थी, स्विच कर दिया। ये मिथ है कि आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस के पास टाइम नहीं है। इंडिया में इस समय वुमेन लॉज इतने पावरफुल हैं कि आप खुद में ही एक एविडेंस है। आप पुलिस स्टेशन में जाइए और आपकी कंप्लेंट लिखने से कोई ऑफिसर मना नहीं कर सकता, ये आपके राइट्स। सोचो एक सिचुएशन, कोई लड़की रोड पर जा रही है और दो लड़के उसे छेड़ देते हैं। घबराना नहीं, उस मोमेंट में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और लॉ को कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सब थ्योरी नहीं है, रियलिटी है। आज भविष्यवाणी पॉडकास्ट पर हमारे साथ विशाल सक्सेना जी मौजूद हैं, जो हैं क्रिमिनल डिफेंस लॉयर, जो ऐसे रियल केसेस रोज़ देखते हैं और हैंडल करते हैं। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, समझने के लिए और सही रिएक्शन सीखने के लिए। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं विशाल जी का भविष्यवाणी पे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या मोटिवेशन थी इस चीज़ के पीछे कि आपने क्रिमिनल लॉ चूज़ किया अपने लिए, मतलब आपने क्रिमिनल लॉयर बनने का फ़ैसला करा अपनी ज़िंदगी में? देखिए, मेरी जो क्वालिफ़िकेशन एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, फिर मैंने साथ में लॉ भी किया। तो मेरे एक ब्रदर हैं, वो पुलिस में आईपीएस ऑफिसर हैं बॉम्बे में ही। तो आई वॉज प्रैक्टिसिंग सीए की प्रैक्टिस में था मैं। उनसे मिलने जाता था तो वो केसेस अपने डिस्कस करते थे, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा रहता था। एंड ही वॉज हैंडलिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस उस टाइम पे। तो इंटरेस्ट थोड़ा जगह, एक मुझे एवेन्यू भी नज़र आया कि सीए अगर लॉ करके इकोनॉमिक ऑफेंसेस करेगा तो बहुत ही अच्छा करेगा। और प्लस लॉ में एक यूनिफॉर्म तो है ही, तो एक अलग सा एक चार्म रहता है उस चीज़ का। इस वजह से फिर मैंने क्रिमिनल लॉ चूज़ किया। किस टाइप के केसेस आते हैं जब हम बात करते हैं क्रिमिनल की? तो एक लेमैन बंदे के, कॉमन इंसान के दिमाग में चलता है क्रिमिनल मतलब जिसने किसी का मर्डर किया है या रेप करा हो किसी का या फिर गोली बंदूक मार दी हो। तो इसी टाइप के केस आते हैं या कुछ डिफरेंट केसेस भी होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर? क्रिमिनल में लेमैन से देखें तो हाँ, क्रिमिनल वही मानते हैं लोग कि किसी ने चोरी कर ली, मर्डर कर दिया, तो वो भी क्रिमिनल है। 2 डायरेक्टर्स हैं एक कंपनी के, दोनों ने एक दूसरे के एफआईआर कर दी अगेंस्ट में ट्रांजैक्शनल फ्रॉड के चक्कर में, वो भी क्रिमिनल है। तो इवन किसी ने किसी को रिवॉल्वर दिखा भी दी तो वो थ्रेटन है, वो भी क्रिमिनल है। इवन किसी वुमेन का कोई पीछा कर रहा है आदमी, वो भी एक क्राइम है। तो क्राइम बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। ड्रग्स एक क्राइम है, यस। तो उसमें स्पेशलिटी मेरी इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ओके। जैसे आप वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं पुलिस को आप ट्रेन करते हैं कि कैसे उन्हें बिहेव करना चाहिए। कैन यू टेल मी समथिंग इन डिटेल्स अबाउट दिस? देखिए, पुलिस को जब हम लेक्चर्स अपने डिलीवर करते हैं तो उनको थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं कि जब एक वुमेन, एक लेडी कंप्लेंट लिखाने आ रही है पुलिस स्टेशन में, तो वो उसका आपका उसके साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके। क्योंकि पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है, मतलब तो डिसिप्लिन फोर्स है। अभी तो उसको कैसे सॉफ्ट करना है कि जब एक वुमेन आपके सामने बैठी है, एक लेडी सामने बैठी है। और जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो उल्टा हो जाता है कि फिर उनको उनके राइट्स बताए जाते हैं। जैसे बच्चियों को हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। इवन मैं तो ये हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि जो भी मैं सेमिनार दे रहा हूँ उसमें आदमी भी बैठने चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि उनसे क्या गलती हो रही है, जाने अनजाने उनको क्या नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उन पर केस बन जाएगा। तो
ये दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है। तो कोई जब आप ट्रेन करते हैं बच्चियों को या कॉलेज स्टूडेंट्स को, तो क्या समझाते हैं? उनकी कोई गलती होती है? किस टाइप के राइट्स उन्हें समझाते हैं आप? देखिए, इसकी शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। आप घर से निकलती हैं, सबसे पहले क्या करती हैं? घर से निकल के सबसे पहले हम गूगल लोकेशन ऑन करते हैं कि हमें जहाँ जाना है। ठीक है, उड़ के कहीं नहीं पहुंचेंगे, गाड़ी तक जाएंगे। आप घर से स्टेप आउट हुए, हम्म, एक आपके नेबरिंग फ्लैट में दो मियाँ बीवी या कोई भी झगड़ा कर रहा है आपस में, दैट हाँ इज़ ऑल्सो अ क्राइम, हाँ यू हाँ। कैन कंप्लेन। ओके। आप नीचे गई, सोसाइटी में रहती हैं, सोसाइटी में गार्डन एरिया है। हाँ हाँ। अब वो हस्बैंड वाइफ बाहर निकल के आ गए कि भाई आज ये झगड़ा घर में सॉल्व नहीं होगा, बाहर हम्म, चलते हैं। हाँ। तब भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं। आप सड़क पे जा रही हैं, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, हम्म अरे क्या सुंदर दिख रही है ये भी कंप्लेंट है। हम्म किसी बाइक वाले ने आपको लिफ्ट देने की कोशिश करी, हम्म जिसको आप जानती नहीं हैं, चल मेरी बाइक पे बैठ जाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये भी एक क्राइम है। हम्म फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, वहाँ इनअप्रोप्रिएट टचेज होते हैं। देन यू गो टू द ऑफिस, हम्म ऑफिस में आपके साथ आपका बॉस है, समझो वो मिसबिहेव कर रहा है, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है इन डिस्गाइज ऑफ प्रमोशन एंड ऑल। समझो आप मॉल में जाते हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, देन हॉल में से कोई आपको देख रहा है, या छोटे छोटे सीसीटीवी बिठा दिए हैं, वो कैमरास छोटे छोटे, कोई स्टॉक कर रहा है घर पे जब आप वापस जा रही हैं। दीज आर ऑल क्राइम्स जो डेली बेसिस पे होते हैं। ये डेली बेसिस के क्राइम्स तो हमें इतने छोटे लगते हैं कि इनको इन चीज़ों की आदत हो जाती है। 90% ऑफ द फीमेल्स को आदत हो जाती है कि अरे यार, किसी ने बोल दिया कि तू सुंदर लग रही है तो ठीक है, इनकी जाके कंप्लेंट हम क्या ही करें। क्योंकि मुझे लगता है कि इतने सारे बड़े केसेस पेंडिंग हैं पुलिस के पास जो सॉल्व नहीं हो रहे। कोर्ट्स के बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है पर कोई केस सॉल्व नहीं होता। तो अब अगर मैं इस चीज़ की कंप्लेंट फाइल करूँगी कि उसने मेरे को सुंदर लग रही है बोल दिया बाइक पे जाते हुए, तो पुलिस क्या ही करेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम गए, पुलिस ने सुना नहीं, हम्म पुलिस के पास टाइम नहीं है, ऑफेंस बहुत छोटा है। पहली बात तो एक लेडी को पता ही नहीं चलता कि ऑफेंस है भी या नहीं, हम्म क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होता है, समझा दिया जाता है कि इस तरीके की बातें तो होंगी, हम्म सो तुम इग्नोर करो। 100% में से समझिए 60-70% लेडी इग्नोर ही करती है, चलो जाने दो, कौन इस चक्कर में पड़े, पुलिस स्टेशन में जाएंगे। हम्म और मेनली घर वाले सपोर्टिव नहीं होते। एक किस्सा है कि जब मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, तो एक बच्ची थी 12th क्लास में, हम्म तो उसने मुझसे बोला, सर जब भी मैं ट्यूशन के लिए जाती हूँ तो कुछ लड़के खड़े रहते हैं, वो मुझे छेड़ते हैं। उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने बोला तुम रास्ता चेंज कर लो। रास्ता चेंज कर लिया, अब वो दूसरे रास्ते पे भी लड़के खड़े होने लगे। फिर पेरेंट्स ने पता है क्या करा, पेरेंट्स ने बोला 8 घंटे पहले जाओ, वहीं पे नहाओ, वहीं पे खाना खाओ, वहीं पे सो जाओ, ट्यूशन पढ़ के ऐसे आओ कि उन लड़कों को पता ही ना चले लड़की कहाँ गई। तो ये तो मामला अभी तक पुलिस में गया ही नहीं है। तो उस लेक्चर में ऑफिसर मेरे एक साथ थे, पुलिस ऑफिसर, तो ऐसी उसको मोटिवेटेड हो गई वो लड़की, वो बोली अब तो मैं शादी भी नहीं करूँगी, मैं खुद ही रानी की झांसी हूँ। तो उसे समझाया गया, भाई हम तुझे ऐसा एम्पावर नहीं कर रहे हैं कि शादी वादी भी मत कर, बट हाँ अवेयरनेस पहले ज़रूरी है। अब ये मिथ है कि आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस के पास टाइम नहीं है। हम्म इंडिया में इस समय वुमेन लॉज इतने पावरफुल हैं कि आप खुद में ही एक एविडेंस है। आपको तो ज़्यादा विटनेस, आप पुलिस स्टेशन में जाइए और आपकी कंप्लेंट लिखने से कोई ऑफिसर मना नहीं कर सकता, ये आपके राइट्स हैं। जब आप बोलते हैं ना कि आजकल इंडिया में वुमेन लॉ इतने पावरफुल हो गए हैं, तो इसी के साथ सैकड़ों अनेक क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि क्योंकि विमेन के लॉज इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं तो मेन को हम एक विक्टिम मानने लग गए हैं। तो ये कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, जब लॉ की जानकारी हो जाती है तो कुछ फॉल्स केसेस भी आ जाते हैं। पहले आपने देखा होगा, जब डाउरी का केस लगता था एक टाइम पे, तो एक लेडी जाती थी पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट करती थी, पुलिस वाले जो भी एक्यूज्ड हैं उन सबको उठाती थी, जेल में डालती थी, फिर नाम पता पूछती थी। हम्म फिर एक केस ऐसा हुआ, उसमें पता चला कि लेडी ने सब घर वालों के नाम दिए हैं, उसमें एक बेड रिडन पेरेंट्स के भी नाम हैं। ओके। केसेस ऐसे भी आ गए, खाने में नमक कम है तो वो भी क्रूअल्टी की कंप्लेंट लिखा दी गई। फिर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अब अरेस्ट नहीं होगा, और गाइडलाइंस दी पुलिस वालों को कि कैसे कैसे 498 ए के केसेस में आपको इन्वेस्टिगेट करना है। हम्म फिर वो हुआ कि पहले अरेस्ट नहीं होगा, पहले काउंसलिंग होगी, फिर एफआईआर होगी, फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब केस की ग्रेविटी है तो फिर अरेस्ट होता है। तो जब फेक केसेस आते हैं
तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि वो फेकनेस थोड़ी कम हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। सपोज़ अगर कोई लड़की 18-19 साल की, जो अडल्ट बन चुकी है, अब माइनर में नहीं है, 18-19 साल की लड़की किसी रास्ते से जा रही है, जैसे आपने कहा ट्यूशन ही जा रही है, उसके रास्ते में कोई 2-3 दुकानें पड़ती हैं, दुकान वाले उनको छेड़ रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे, या रेगुलर नहीं, चलो एक ही दो बार छेड़ दिया, तो उसको क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आता है और मैं खुद भी पूछता हूँ लड़कियों से कि उस समय तो विशाल सक्सेना नहीं है, उस समय आपके पास पुलिस जब तक आएगी तब तक आएगी, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, ऑन द वेरी स्पॉट आपको क्या करना चाहिए। तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, देखो कोविड हो चुका है, कोविड में किसी की दुकान बंद हुई है, किसी का धंधा बंद हुआ है, किसी ने किसी अपने बहुत ही प्रिय को खोया है, सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप तो एक हाथ उठा दो, हाथ उठा के घर चली जाओ, बाकी के काम पब्लिक संभाल लेगी। डरो मत। पहले तो आपको अपने अंदर ये एक्सेप्टेंस लाना चाहिए कि मेरे साथ ये हो सकता है। होता क्या है कि हम 2 मिनट तक तो टेकन अबैक हो जाते हैं, अरे ये मेरे साथ हुआ, ब्लैंक हो जाते हैं लड़कियां। हम्म। तो उस बीच में तो वो लोग अपना काम करके चले जाते हैं जो उन्हें करना होता है। तो आप तो तैयार होकर ही निकलोगा, हाँ हो सकता है, इट इज़, मतलब हो सकता है तो मैं क्या करूँ, वो तैयारी आपकी होनी चाहिए। तभी आप देखेंगे काफ़ी एनजीओज आजकल सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सिखाते हैं कि समझो छेड़ना तो दूर से हो रहा है, किसी ने आपको टच करने की भी कोशिश करी तो आप क्या करोगे उसमें। बट सबसे बढ़िया है आप तो एक हाथ उठाओ। आधे लोग तो आपको इम्प्रेस करने के चक्कर में ही उस आदमी को मारना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं अपनी एक कहानी बताती हूँ। जब मैं काफ़ी छोटी थी, 9th या 10th में थी, मैं अपनी स्कूल बस तक जा रही थी स्कूल के लिए, और आगे सामने से एक लड़का आया और उसने मुझे गाल पर ऐसे छेड़ा। और मोस्टली लड़कियां ब्लैंक हो जाती होंगी, लेकिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया, मैंने अपना जूता उठाया और वो भागा, मैंने उसके पीछे जूता मारा उसको। पर तब तो कोई पब्लिक नहीं होती या आसपास कोई नहीं था, और वो भाग गया। उस टाइम पे क्या करना चाहिए? जो आपने किया, क्योंकि देखिए जो गलती करता है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, हम्म। और जब आप डर रही हैं तभी उसका डर धीरे धीरे ख़त्म होता है। तो उसका डर ख़त्म करने के लिए यू बिकम मोर पावरफुल। और मैं ये भी कहता हूँ कि भागना ज़्यादा अच्छा है, उसमें रानी की झांसी बनने की कोशिश ना करें। इफ़ यू कैन एस्केप, जाइए, फिर कहीं ना कहीं जाके कंप्लेंट कीजिए। हम्म। लेकिन हाँ, ये करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि मैं जितने भी लेक्चर्स दिए हैं उसमें तो ओल्ड एज भी बैठती हैं। तो एक बार एक 80 ईयर्स की लेडी ने मुझसे बोला था कि मुझे अभी भी वो मलाल है कि मैंने उसको मारा क्यों नहीं। वो लाइफ लॉन्ग चलता है वो ट्रॉमा, वो एक चीज़ ना, वो याद रहती है। लेकिन आपको कैसे याद रहेगी, आप बहुत ओल्ड हो जाएंगे, अपने बच्चों का आप ये बोलेंगे मैंने तो उसी समय फैसला कर दिया था। तो ये ज़्यादा बढ़िया टेक्निक। हम्म। ओके। चलो, ये तो हमने अपना खुद से एक सेल्फ डिफेंस के लिए कर दिया, बट लॉ के अकॉर्डिंग उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लॉ के अकॉर्डिंग तो यू कैन गो टू अ पुलिस स्टेशन। हम्म। पुलिस स्टेशन में आप रैंक्स होती हैं, जैसे एसएचओ, बॉम्बे में हम सीनियर पीआई बोलते हैं, पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज होते हैं वो, उनके पास आप जा सकते हैं कंप्लेंट लिखाने। हम्म। ग्रेविटी ऑफ कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली वो मेल कंप्लेंट लेंगे या फीमेल पुलिस वाले कंप्लेंट लेंगे, वो हम्म। डिपेंड करता है। वो नहीं सुनते, यू कैन गो टू हायर अथॉरिटीज़, जैसे एसपी लेवल पे, डीसीपी लेवल पे। वुमेन कमीशन है, आप उनको मेल कर सकते हैं। और उनको अगर लगता है केस मेरिट का है तो देन दे रिक्वेस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस कि आप इसमें एक्शन लीजिए। हम्म। तो एक्शन होता है। आपके पास कोई ऐसा सबसे अभी तक आपको जो सबसे दिल के करीब कोई केस है, वो आप बता सकते हैं, जो अभी तक आपके लिए जो केस आया हो और आपके दिल के सबसे करीब हो? मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन का। यस। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ थे और उनको एक दिन पहले ही सोसाइटी में परफेक्ट कपल अवार्ड दिया गया था। हम्म। नेक्स्ट डे वो लेडी मेरे पास आई हम्म। कि हस्बैंड ने निकाल दिया है, लॉक वॉक चेंज कर दिया है घर का, आई एम अनेबल टू एंटर द हाउस, मैं घर में भी नहीं घुस पा रही हूँ। कोविड का टाइम था, फंस गई थी बेचारी बाहर। तो उस केस में फिर हमने पुलिस की हेल्प ली थी। और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हमेशा, मतलब बिकॉज ऑफ दीज फेक केसेस जो होते हैं उसमें कोर्ट भी अब लीनियंट हो जाता है टुवर्ड्स मैन। तो पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है उस केस में। फाइनली फिर यूनाइट हुई बच्चियों के साथ, एफआईआर वगैरह हुई, मेहनत करनी पड़ी उस केस में। बट हाँ, जब
हम देखते हैं कि एक वाइफ घर गई वापस अपनी बेटियों से मिली तो वो सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जब आप बोलते हैं ना परफेक्ट कपल, तो दिमाग में सोशल मीडिया आता है। आजकल बहुत सारे यू नो कपल पेजेस होते हैं, या लोग कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए अपनी कपल पिक्चर्स डाल देते हैं। क्या आपको लगता है कि वो जैसा कपल दिखता है हमें सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में भी वैसे ही होते हैं? कोई केस इस तरह का है ये आपके जो मैंने पास? अभी डिस्कस किया वो वही था एक केस सोशल मीडिया वाला। ओके। दूसरा भी था एक जिसमें आजकल आपने देखा होगा जैसे बर्थडे है तो फेसबुक पे हस्बैंड लिखता है, अरे माई क्यूटेस्ट वाइफ बर्थडे विशेष। भले ही उसने रियल लाइफ में उसको अभी तक बोला भी नहीं होगा, लेकिन हाँ फेसबुक पे ज़माने के लिए उसने बोल दिया है कि हाँ आई लव माई वाइफ। तो ऐसा एक केस था कि वो लोग फिर डिनर पे गए, डिनर पे ही झगड़ा हो गया कि तू ये खाएगा या मैं ये खाऊंगी। हम्म। तो बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई थी। उसके बाद एक बार ये हुआ था कि बड़ा एक सेटिस्फाइड कपल हनीमून से लौटा, बड़ा सोशल मीडिया पे सब था, सब बढ़िया लग रहा था। बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरे तो हस्बैंड ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी कि ही टच इन अप्रोप्रिएटली, मतलब इन होल पब्लिक व्यू, पूरी पब्लिक के सामने मुझे इन अप्रोप्रिएट टच करा है। तो हस्बैंड ने? यस यस। ओके। इज इट अ क्राइम? देखिए जो हमारा आईपीसी जो अब बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें अगर मैं ऑफेंसेस देखूं बताऊं आपको तो पहले 354, आपने नाम सुना होगा सेक्शंस का, 354 ए बी सी डी ऐसा होता था। हम्म। तो उसमें जब क्राइम माने गए हैं तो आइदर लिखा गया है हुएवर, हम्म। मतलब एक्यूज कैन बी हुएवर और मैन। तो हम्म। हस्बैंड तो कैटेगरी में फिट हो जाता है। हम्म। तो वाइफ बोलेगी इसने मुझे इनअप्रोप्रिएट टच किया, हाँ लेकिन काफ़ी टाइम पे जैसे हस्बैंड है तो हम उसको लीनियंसी देते हैं इतनी कि हाँ भाई हस्बैंड है, इतना तो छू तो सकता ही है कम से कम। बट डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आप देखें तो हस्बैंड समझो पोर्नोग्राफी भेज रहा है वाइफ को, या उसको ये कह रहा है कि तुमने अभी तक मुझे मेल चाइल्ड नहीं दिया है, 4 कमरे हैं, एक कमरा लॉक कर दिया है, 3 कमरे ही एक्सेस हैं, सो वो डोमेस्टिक वायलेंस में क्रूएल्टी मानी जाती है। लेकिन यहाँ भी अगर अनबन है थोड़ी, या सेपरेशन का पीरियड चल रहा है और हस्बैंड ने कुछ ऐसा कर दिया कि बिकॉज डेफिनेशन ही कहती है हुएवर और मैन, तो यस। हम्म। ओके। अगर आप हस्बैंड वाइफ को ही हमारा लॉ इतना स्ट्रिक्टली देखता है, तो सपोज़ अगर हम बात करें कोई लिव इन कपल है, वो साथ में रह रहे हैं, 1-2 साल से रह रहे हैं, और 2 साल बाद लड़की ने बोला कि मेरे को तो मेरे बॉयफ्रेंड ने रेप किया है, वो आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए फैक्ट्स पे हैंडल होता है, और इसके लिए अब नया सेक्शन भी आ गया है बीएनएस में, सेक्शन 69, फेक प्रॉमिस टू मैरी। तो उसका अगर मैं बताऊं तो उसका मतलब ये है कि लड़के को पता था शुरू से ही मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी, ही प्रॉमिस्ड, हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, उसके बाद उसने शादी से मना कर दिया। फिर ऐसे बहुत केसेस देखे गए जिसमें लेडी ऑलरेडी मैरिड थी, वो रह रही थी लड़के के साथ, हम्म। तो डांट पड़ी लेडी को कि इट इज़ हाईली अनलाइकली कि एक मैरिड वुमेन प्रॉमिस में कैसे पड़ गई। हम्म। वो तो फेक प्रॉमिस ही नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। फेक प्रॉमिस का मतलब फ्रॉम सिंस द इंसेप्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप द प्रॉमिस वाज फेक। हम्म। तो एक चीज़ होती है फॉल्स प्रॉमिस, एक चीज़ होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। फॉल्स प्रॉमिस शुरू से होना चाहिए। अगर लेडी को लगता है कि ये शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती बिकॉज वो भी मैरिड है, वो भी मैरिड है, तो इसमें फॉल्स प्रॉमिस कहीं नहीं आया। हम्म। दूसरा, अगर आपको पता है कि आप अलग रिलीजन की हैं, लड़के को पता है अलग रिलीजन की हैं, तो ऑब्वियसली दोनों को पता है कि हाँ शादी में तकलीफ़ें आएंगी, इट इज़ नॉट अ फॉल्स प्रॉमिस। अब शादी में दिक्कत आ गई, अब लड़की को और लड़के दोनों को पता है कि शादी नहीं हो पाएगी, फिर लड़का अगर अगेन उसे एडवांस करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, देन इट बिकम्स अ फॉल्स प्रॉमिस। लेकिन अगर दोनों सेम रिलीजन के हैं, दोनों को तो पता फिर है कि इंटेंशन देखी जाती है। हम्म। फिर लड़का ये नहीं कह सकता कि एक केस ये भी हुआ था, लड़के ने बाद में बोला अरे पंडित जी ने कुंडली मिलाई, कुंडली नहीं मिल रही, अब मैं शादी नहीं कर सकता। हम्म। तो फिर पता लगता है कि हाँ बहाने मार रहा है। या फिर उसको दूसरी भी कहीं पसंद थी, उसने उससे शादी कर ली इसको बगैर बताए, इट इज़ अ फॉल्स प्रॉमिस। पर ये तो एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हुआ। मैं कह रही हूँ कि अगर 2 साल बाद लड़की ने बोला कि इसने मेरा रेप करा है, तो वो कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि ये रेप है, या इट वाज जस्ट नॉर्मल थिंग दैट दे माइट हैव देखिए बीन ये तो डूइंग? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहता है, हर ओके। केस के फैक्ट्स अलग रहते हैं। हम्म। अभी देखा जाए
तो वो नो मीन्स नो जिसे बोलते हैं, समझिए आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लिव इन में है और फिज़िकल रिलेशंस हो रहे हैं, लेकिन एक बार लेडी का मन नहीं है एंड शी सेड कि नहीं अब बहुत हो गया, आइदर यू मैरी मी और नहीं, तब भी अगर फिज़िकल रिलेशंस होते हैं देन इट इज़ रेप, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बगैर हुए हैं। तो ये फैक्ट्स एक हर केस का अलग होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे फैक्ट्स हर केस में एक जैसे होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन केस को स्ट्रेंथ देते हैं लॉयर्स या पुलिस? यस यस, वो पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, बाकायदा लड़की के स्टेटमेंट लिए जाएंगे, लड़के के स्टेटमेंट लिए जाएंगे, फिर हम लोग तो हैं, फिर कोर्ट्स हैं एंड कोर्ट में जजेस समझ जाते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है। अभी अभी अगर ऑडियंस का ना सबसे मेन जो पॉइंट रहता है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का रहता है, तो क्या हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो पहले 20 साल पहले जो थे और आज कुछ फास्ट हुई हैं चीज़ें, या अगर आज भी अगर हम कोई केस दर्ज करने जा रहे हैं तो उसमें हमें तारीख पे तारीख ही मिलेगी बस? देखिए एक तो ये ना, मुझे घर वाले भी मेरे कभी कभी बोलते हैं तुम तो बस तारीख लेने जाते हो, कहते हैं ना जस्टिस डिनाइड डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मैं कहता हूँ जस्टिस हरिड इज जस्टिस बरिड। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपके सामने कोई दो लेडीज़ या दो आदमी लोग अपने घर का झगड़ा आपसे डिस्कस कर रहे हैं, कितने घंटे तक सुन सकती है वो चीज़? एक लिमिट होती है ना कुछ सुनने की, ठीक है। अब आप जज की सोचो, उसके सामने तो आ ही वही चीज़ रही है, 1 घंटे का ब्रेक होता है लंच का, उसमें वो उठते हैं, और आपको भी चाहिए कि आपका केस पूरा सुना जाए, मुझे भी चाहिए कि मेरा पूरा केस सुना जाए। अगर वो पूरा सुन के जजमेंट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जस्टिस डिले होता है, या वो जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन दे दें वो तो जस्टिस हरिड हो गया। तो ये चीज़ हमेशा जुडिशरी पे सवाल उठते हैं, अरे तारीख पे तारीख, अरे आप जजेस वैकेंसी जो है वो फिल कर दीजिए ना, आप क्यों वैकेंसी जो है वो उसे वैकेंट रखे हुए हैं? जितनी स्ट्रेंथ है उतने जजेस कर दीजिए, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनकी प्रॉब्लम तो समझो ना, आप ना सुने तो गलत, सुने तो गलत। अभी आप समझो एक घर का झगड़ा चल रहा है, हस्बैंड का लॉयर कुछ बोल रहा है, वाइफ का लॉयर कुछ बोल रहा है, और अच्छे से सुना जा रहा है, एटलीस्ट हाफ एन आवर तो लगेगा एक केस में। और आप समझो जो दिन में जो बोर्ड आता है कोर्ट में, अराउंड 180 केसेस आ जाते हैं कभी कभी। तो पर केस भी अगर हमने एवरेज भी पकड़ लो 5 मिनट तो सुनेंगे, तो टाइम कहाँ बचा? तो फिर भी कोर्ट्स ज़्यादा होने चाहिए जुडिशरी ना। जजेस ज़्यादा भी बैठते हैं, 6 बजे तक बैठते हैं, 7 बजे तक बैठते हैं। ये तब की बात कर रहे हैं जब जज एक ही है, उसको 6 घंटे में केस निपटाने हैं, बट एक जज की जगह अगर हम 10 जज लगाएंगे, वैसे भी इतने काबिल लोग हैं इंडिया में, तो चीज़ें स्मूथ हो सकती मतलब हैं। ये डिस्कशन का मैटर ही नहीं है, क्योंकि वो तो सो गवर्नमेंट दिस ऑफ इज़ इंडिया नॉट द वगैरह। प्रॉब्लम ऑफ जजेस और यस यस लॉयर्स, यस दिस इज यस, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन जुडिशरी आप तो सिस्टम। आप सुनो कि आपको अपना झगड़ा बताना है, तो आप तो पूरा दिल खोल के बताओगी, उस समय आपकी डेट आई है तो आप थोड़े ना हटने वाली हो, वकील भी बिल्कुल तैयार है, दोनों आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार है। तो 10 प्रॉब्लम मिनट कहाँ आ रही है? अभी आप समझो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है और सुप्रीम कोर्ट एक है, उसमें इतने जजेस हैं, अब वो क्या कर सकते हैं? तो वी कांट एक्सपेक्ट। और मैं तो कहता हूँ कि आप कॉरपोरेट में जाइए, हर आधे घंटे बाद आप उठ सकते हैं, आप चाय ब्रेक ले सकते हैं, पानी पीने जा रहे हैं, अब लंच हो गया, आज छुट्टी है। कभी जजेस को देखा है 10:30 बजे बैठते हैं या 11 बजे बैठते हैं अकॉर्डिंग टू द कोर्ट टाइमिंग्स, 1 घंटे का लंच होता है, फिर पूरा 4 या 5 बजे तक बैठते हैं, कुछ कुछ तो एक्सटेंड भी करते हैं। सुनते हैं जितना भाई, अब ये भी तो नहीं कर सकते 2-2 मिनट में सुना दें। अभी जो न्यूज़ आई थी, आप बता रहे हैं कि सीबीएसई में जो हमें एक चैप्टर डाला था एनसीईआरटी की बुक में, हाँ एनसीईआरटी की बुक में, एक्चुअली उसका चैप्टर का नाम गलत हो गया था, करप्शन इन जुडिशरी, मेरे हिसाब से उसका नाम होना चाहिए था एथिक्स इन जुडिशरी। अभी आप समझो हम भी जब बचपन में बुक्स पढ़ते थे तो हमें क्या पिक्चर दिखाई जाती थी, एक बड़ा अच्छा सा हवलदार बड़ी नीट एंड क्लीन ड्रेस में खड़ा हुआ सिग्नल पे एक ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, डॉक्टर बड़े प्यार से एक पेशेंट को ठीक कर रहा है, वकील साहब जा रहे हैं कोर्ट में, जजेस साहब, तो आप अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। वाई ओनली जुडिशरी ऑलवेज, मेरा ये कहना है, जस्ट बिकॉज कि मतलब, और वो लोग भी बोलते हैं जिनका आज तक कोई केस नहीं लगा है अंदर। आपको एक्सपीरियंस है कोर्ट में क्या होता है,
तो कम से कम आप कोर्ट की सीढ़ी तो चढ़ लो एक बार। तो करप्शन इन जुडिशरी का नाम गलत था, पर चैप्टर तो इंटैक्ट रखना चाहिए था। हाउ द कोर्ट्स आर, मतलब कोर्ट्स की कार्रवाई कैसे होती है, प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए। हम्म। ये नहीं कि इतने नंबर ऑफ केसेस अभी तक आ चुके पेंडिंग हैं है सामने। या कोई करप्ट है। हाँ, नाम तो नहीं आया, बट मेरे हिसाब से करप्शन वो वर्ड ही नहीं होना चाहिए। अभी आप छोटे बच्चों को करप्शन सिखाओगे या उनको वैल्यूज़ सिखाओगे? तो करप्शन, इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स तो मेरे हिसाब से किसी बुक में होने ही नहीं चाहिए। वैसे भी आपको एथिक्स होने चाहिए कि किस एथिक्स से वो लोग काम करते हैं। और एक आध अगर हो भी गया इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरी जुडिशरी गंदी हो गई। पर आपको नहीं लगता कि ये बच्चों को सही चीज़ें सिखाना है कि ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं दुनिया में? तो फिर आप सब चीज़ें दिखा दो जो जो हम, सब दिखानी चाहिए, है पर ना। ये भी तो होना चाहिए। उसकी हर चीज़ की एक एज होती है। अभी मैं गया हूँ किसी, कहीं मैं लेक्चर दे रहा हूँ, कम से हम्म। कम मेरे 10 जो लड़कियाँ मुझे आज बता चुकी हैं कि मैं आपकी वजह से लॉयर बनी हूँ। हम्म। अब मैं वहाँ जाके करप्शन डिस्कस करूँ तो कौन सी लड़की लॉयर या जज बनना चाहेगी? फिर तो जो बेचारे 35 हैं वो 35 ही रह जाएंगे, कोई जज भी बनना नहीं चाहेगा। हम्म। और फिर तो आप सभी दिखा दो ना, जो जो हम लोग एडल्ट होके करते हैं वो सब बच्चों में शुरू से ही कर दो फिर तो। सेक्स टॉक्स तो गुड टच बैड टच तो दिखाया जा क्योंकि रहा वो है, उनके खुद के सिखाया जा रहा प्रोटेक्शन है। के लिए होता है। हम्म। अगर मैं उनको बता रहा हूँ कि इवन आपके फादर भी ऐसे टच कर रहे हैं तो दिस इज़ कोई इनएप्रोप्रिएट। ऐसा केस आया आपके पास जिसमें आपने किसी फादर ने अपने बच्चे को गलत तरीके से टच करा हो? हाँ, ड्यूरिंग अ टॉक कुछ हज़ार बच्चे बैठे थे तो एक लड़की का मुझे मैसेज आया था कि अ, उस समय वो 12 साल की थी। तो उसने मुझे बोला था पिछले 3 साल से मेरे फादर जो है मेरे साथ गंदी हरकत, उसने वो वर्ड बोला था, गंदी हरकत कर रहे हैं। तो फिर मैंने उसको बोला था, मतलब नाम लेके नहीं, तो मैंने अनाउंस किया था कि भाई जो भी है मुझे ब्रेक में मिलना। तो फिर उसने स्टोरी बताई पूरी कि व्हेन शी वाज 9 तब से वो चल रहा है, मदर को पता है, हम्म। मदर कुछ नहीं कर पा रही हैं बिकॉज फादर थोड़ा थ्रेट वगैरह करते हैं कि हाँ तुम लोग कुछ नहीं कर सकते मेरा, या मैं तुम लोगों को घर से निकाल दूंगा। ऑब्वियसली डिपेंडेंट थे तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर हेल्प की गई, अरेस्ट वगैरह करवाया गया, नाउ शी इज़ लिविंग हैप्पीली। तो आप जब हेल्प करी गई, अब वो 9 साल का बच्चा तो एक लॉयर की फीस पे नहीं कर सकता। नहीं तो ऐसे काम में हम तो नहीं लेते ना। हम्म। और देखिए लॉयर की ज़रूरत ही नहीं है ना इसमें, तो हमने तो सिर्फ गाइड कर दिया, बाकी तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो लड़ेंगे उनका केस। ये तो फादर की रही बात। पुणे में एक मुझे केस पता चला जहाँ मदर अपनी बच्ची को भेजती थी। अच्छा। जी, या फादर की छोड़ी है। हम्म। तो कभी कभी मतलब हमको पता ही नहीं चलता कि विद इन द फैमिली क्या क्या चल रहा है। कैसे बेचती थी अपने बच्चे को? ज़बरदस्ती कि आज तुम्हें उस घर पे जाना है, आज तुम्हें उस घर पे जाना है। और लड़की बेचारी अगेन डिपेंडेंट, वो क्या करेगी। तो उसका एक बॉयफ्रेंड भी था लड़की का, वो भी छुड़वा दिया कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये है वो। हम्म। तो ये होता है, फैमिलीज़ में भी है। हम्म। मैं आज तक एक भी ऐसी लड़की से नहीं मिली जिसने कभी हैरेसमेंट या ईव टीजिंग फेस ना करी हो। ये इतना ज़्यादा कॉमन है, मुझे लगता है 100% नहीं तो मैं 99.9% लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए बोल सकती हूँ कि इन्होंने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ईव टीजिंग या हैरेसमेंट फेस करी होगी। पर जब हम ये सुनते हैं कि फैमिलीज़ में ही लोग ऐसे कर रहे हैं, तो फादर मदर की बात हो रही है, कज़न्स के बीच में भी ये सब चीज़ें देखी गई हैं। होता है। एक लड़की ने कंप्लेंट करी थी, अगेन एक लेक्चर में ही आई थी वो ब्रेक में मुझसे मिलने। तो वो बोली थी कि मेरा कज़न जो आता है घर पे कभी कभी, वो मेरे बेडरूम में आता है, साथ में सोता है और रात में टच वगैरह करता है। हम्म। तो मैंने बोला पेरेंट्स को आप बता दो। एंड शी वॉज मेजर, मतलब 19-20 साल की रही होगी। पेरेंट्स को बताया तो पेरेंट्स ने कहा तुम झूठ बोल रही हो, गलती तुम्हारी होगी, वो लड़का अच्छा। ऐसा नहीं है। सो मेजर ब्लॉक कहाँ आता है, जब पेरेंट्स ही आपका साथ नहीं देते। और लड़की 18-19 साल की पुलिस स्टेशन तो जाने की हिम्मत रखती नहीं है, बिकॉज जब आपका पेरेंट ही आपके साथ नहीं दे रहे तो उसका ट्रस्ट सिस्टम कहीं ना कहीं हिला हुआ होता है। तो हम्म। यस, कजिन्स में होता है, इवन अंकल्स के साथ भी इंसिडेंट्स देखे गए हैं। किस टाइप के? मतलब जैसे अंकल्स हैं, जैसे अब एक लड़की टेरेस पे थी तो अंकल पीछे से आए दिखाने के लिए, सो ही पुश्ड हर, मतलब उसकी बॉडी के अगेंस्ट, अरे बच्चा देखो नीचे क्या चल रहा है, इस टाइप से। बट कभी कभी क्या होता है जब लड़की छोटी है उसे पता ही नहीं चलता कि ये इनएप्रोप्रिएट है, वो तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स उसने बोला कि अरे ये तो मेरे अंकल करते थे, इस टाइप से, तो तब पता चलता है। हम्म।
ठीक है, अगर एक केस है जिसमें माइनर लड़का है, 13-14 साल का लड़का है, और लड़की एडल्ट है, 20-25 साल की है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, और फिर बाद में लड़की कंप्लेन करती है कि उसने मेरा रेप करा है, तो क्या ये एक क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट, क्रिमिनल लॉ, एक क्राइम है या नहीं है? बॉम्बे में एक लेडी ट्यूशन पढ़ाने आती थी एक लड़के, उस लेडी की उम्र कुछ, वो मेजर थी और लड़का कुछ रहा होगा 16-17 साल का। एंड मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, तो जब वो आती थी ट्यूशन पढ़ाने तो ये दोनों पेरेंट्स घर पे नहीं होते थे। थोड़े दिनों के बाद देखा गया कि बच्चे का एपिटाइट कम हो गया, उसने खाना पीना कम कर दिया। लड़के ने लड़का माइनर था, तो पूछा पूछा नहीं बताता था। बाद में थोड़ा खुला वो कि ये जब आती हैं आप लोगों की एब्सेंस में तो मेरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, फिर कुछ होता है इनडिसेंट। तो इन्होंने कंप्लेंट करी, बिकॉज पॉक्सो इज़ जेंडर न्यूट्रल, उसमें 18 साल से कम चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात पता चली जो ट्यूशन टीचर को, उन्होंने फिर रेप की कंप्लेंट लिखाई। अब वो भी लेडी हैं, उनकी कंप्लेंट लिखना भी ज़रूरी है, तो दोनों एफआईआर्स हुई। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन में सामने आया तो ऑब्वियसली शी वॉज द कल्प्रेट, तो उन्हीं को सज़ा हुई। पर अगर 13-14 साल का लड़का है और वो असली में रेप कर भी तो देता है, जुवेनाइल कोर्ट्स हैं अपने तो पास। जुवेनाइल कोर्ट में जो जैसे हमें आपने सज़ा देखा था मिलती ये, है, वो क्या आपको लगता है अप्रोप्रिएट सज़ा है वो? देखिए अभी तो ये भी डिबेट चल रही है कि वो 18 साल से कम कर देना चाहिए, जी। 16 कर देना चाहिए। अभी निर्भया कांड में हमने देखा था कि माइनर मेजर का एक चक्कर था उसमें भी। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो एज ही कम कर देनी चाहिए, बिकॉज उस एज में आजकल बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं समझने के लिए कि हाँ भाई क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। जब कोई लड़की अपने पेरेंट्स से शेयर करती है पर पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, कोई रीज़न है कि पेरेंट्स उन्हें क्यों सपोर्ट नहीं करते? वो डरते हैं, सीधी सी बात। कोर्ट कचहरी पुलिस कौन जाएगा, तो घर पे रहो। प्लस आज भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं है कि तुम पुलिस में जाओगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, चार लोग बात करेंगे। अभी वो चार लोग जिंदा हैं हमारे देश में, हमारी फैमिलीज में वो चार लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो वो बहुत, एक तो डर, क्योंकि देखिए हर कोई अपना अर्न कर रहा है, मिडिल क्लास हैं जैसे, दोनों ऑफिस जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कौन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाएगा, इससे बढ़िया तो तुम इग्नोर ही करो, ये तो होता रहता है। तो वो चीज़ें हैं जो लड़की को कहीं ना कहीं ब्लॉक्स पैदा करती हैं उसके। कोई ऐसा चीज़ है जो फैमिलीज़ को इमीडिएटली करना बंद कर देना चाहिए अपने लड़कियों के साथ या बच्चों के चार साथ? लोगों की एंट्री बंद कर दें और थोड़ा फियरलेस हो जाएं, थोड़ा लॉ की तरफ ट्रस्ट दिखाएं कि हाँ भाई आज नहीं रोका तो फिर लड़की का वो जो मेंटल स्टिग्मा है वो 80 साल तक चलेगा। ये थोड़ा डर निकलना चाहिए। पेरेंट्स को स्ट्रांग होने की यस, ज़रूरत है। नहीं तो पेरेंट्स को स्ट्रांग नहीं, एक प्रैक्टिकल सी बात है, पेरेंट्स स्ट्रांग नहीं हो गए तो लड़की कहीं और शेल्टर लेगी, ठीक है। फिर आप लड़की को दोष नहीं दे सकते, वो हो सकता है गलत पार्टनर भी चुन ले अपने लिए, तो पेरेंट्स कैन नॉट ब्लेम कि हाँ ये कैसा तू लड़का या पार्टनर चुन लिया अपने लिए। अरे भाई तुम कहाँ उसके लिए मेंटली अवेलेबल थे। तो आपको वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी, थोड़ा लड़की को सपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ हम तेरे साथ खड़े हैं, तब जाके थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जैसे लड़कियां हैं, वो डेली बेसिस पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, बसेस में जा रही हैं, उनको इनएप्रोप्रिएट टच हो रहा है, क्या कर देना चाहिए उस टाइम पे, अपार्ट फ्रॉम जस्ट डिफेंसिंग देमसेल्फ, सेल्फ डिफेंस के अलावा? कोई ऐसी मिस्टेक है, मैं पूछना चाहती हूँ, कोई ऐसी मिस्टेक है कि अब जब लड़की अपना केस लिखवाने जा रही है तो वो करती है और उसको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो कोई चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, और अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग द डेट, एटलीस्ट रिमेंबर द मंथ। कंप्लेंट वेग नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ सन 2026 में किसी महीने में ये हुआ था, देन कंप्लेंट इज़ वेरी वेग। आपके साथ कुछ हुआ है तो कम से कम यू शुड नोट डाउन, इस तारीख पे मेरे साथ हुआ है, इस मंथ में हुआ है, इस ईयर में हुआ है, और आज मेरे साथ ये फैक्ट्स हैं इस केस के। ये हर लड़की को, इवन जो लड़के मेजर नहीं हैं उनको, मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दे शुड नोट डाउन। ये गलती नहीं करनी चाहिए कि कंप्लेंट बहुत वेग फाइल करें, उससे केस बहुत वीक हो जाता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे मैंने बताया, एक तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हो सकता है कुछ भी, सो बी प्रिपेयर्ड। ऐसा ना सोच के चलें कि भाई राम राज्य चल रहा है, कहीं कुछ नहीं होगा, सब चारों तरफ सुख शांति है, ऐसा नहीं है।
हर तरीके का एलिमेंट घूम रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी। और कुछ होता है ऑब्वियसली, आप फिर डरो मत, एक आवाज़ उठाओ, या तो वो भाग जाएगा या पिटेगा, दो ही रास्ते हैं उसके पास। लड़कों के साथ भी इनएप्रोप्रिएट टच होता है? जी कुछ आपने ऐसे केसेस सुने हैं? जी, मेरा ही केस है ओके। अभी। इसी वजह से मैंने ये टॉक शुरू करी थी, क्योंकि मेरे साथ हो गया था। हम यूपी के लोग हैं तो गाड़ियों से घूमते हैं। ट्रेन जैसे बॉम्बे में लोकल ट्रेन होती है, ऐसे वहाँ तो है नहीं ट्रांसपोर्ट। मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा होता है कि या तो आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं ज़्यादा। तो हमको ट्रेन का बड़ा चाम था, मतलब मुझे एज एन इंडिविजुअल। तो बॉम्बे में लोकल ट्रेन कन्वीनियंट है बहुत। तो जा रहे थे, मतलब मैं अपने घर से निकला तो उस दिन ट्रेन में जा रहा था, चश्मा था, हाथ में घड़ी वगैरह सब थी। तो बॉम्बे में कुछ स्टेशंस में इतनी भीड़ होती है कि आप उतारते नहीं हैं, आपको उतार दिया जाता है, मतलब तो ऐसा होता है। आई नो। अच्छा, हम अपने नवाबी स्टाइल में दोनों हाथ पीछे करके खड़े थे। सो आई फेल्ट समथिंग इन माई हैंड्स। और इतनी भीड़ होती है ना, आपको पता नहीं चलता, बट यू कैन मेक इट आउट कि हाँ क्या है। तब उस समय मैं ब्लैंक हो गया था, जो अब मैं सिखाता हूँ कि ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और मेरी उम्र रही होगी कितनी, 35-36 तो था मैं। तो उसके जब मुझे उतारा गया, क्योंकि मैं अपने सेंसेस में तो था नहीं, चश्मा एक तरफ, मैं एक तरफ और घड़ी एक तरफ। फिर मुझे बटोरा गया, संभाला गया, रीइंस्टॉल किया गया। फिर मैं घर गया, वापस ऑफिस नहीं गया उस दिन, 4-5 बार नहाया। तब मैंने सोचा था कि जब मैं एक आदमी होके मुझे इतनी गंदगी फील हो रही है, तो एक लेडी के ऊपर क्या गुजरती होगी। और बाद में पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस ले चुकी हैं। या तो उनको पता नहीं था ये ऐसा टच था, या वो बता नहीं पाई कि हाँ, जैसे घर का माहौल रहता है कि ये तो चलता है। तो आप बेहोश हो गए थे उस टाइम पे? नहीं नहीं, बेहोश नहीं। एक तो ट्रेन की आदत नहीं थी। बटोरा गया मतलब सब कुछ बिखर कैसे गया? अरे, घड़ी एक तरफ टूट के गिरी, स्ट्रेप वाली घड़ी थी, चश्मा तो गिरना ही था। कैसे किसी ने आपको धक्का दिया? धक्का दिया ऑब्वियसली। अब दादर का स्टेशन था वहाँ, तो फेमस है दादर, कुछ ऐसे स्टेशन हैं जहाँ ट्रेन एकदम फास्ट, मतलब पब्लिक आपको धक्का देती है, उनको भी जाना होता है और चढ़ने वाले भी चढ़ रहे होते हैं। तो समझो आप 2 मिनट भी खड़े रह गए तो आप अपने पे खड़े नहीं रह सकते। ऐसा मैंने बोरीवली पे एक्सपीरियंस करा हाँ, है। बोरीवली भी ऐसा ही है, दादर भी ऐसा ही है। तो ये सिंस आपने अपनी लाइफ से सीखा कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्या उसके बाद ही आपका फैसला था कि अब आपको लॉयर बनना है? हाँ, उस समय मैं लॉ की प्रैक्टिस में नहीं था। मेरे ख्याल से विद इन अ वीक आई डिसाइडेड कि मैं लाइन चेंज करूँगा। तो सीए से आप लॉयर बन गए? डिग्री तो थी, हम्म। तो बस एक स्विच चाहिए था, स्विच कर दिया। पर बहुत बार ऐसा होता है कि ये तो आप फिज़िकल टच की बात कर रहे हो। डिजिटाइजेशन इतनी बढ़ गई है आजकल कि लोग जैसे इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज देते हैं, वीडियोस, लिंक्स और कुछ भी भेज सकते हैं। इज इट ऑल्सो अ क्राइम? कैन वी रिपोर्ट दिस ऑल्सो? दिस इज़ स्टॉकिंग एंड साइबर क्राइम। अभी आजकल हमारे यहाँ क्या फैशन है, आप किसी समझिए रेस्टोरेंट में गए, आपने सिजलर ऑर्डर किया, सिजलर आया, तो आजकल का ट्रेंड है पहले फ़ोटो खींच के इंस्टा या पोस्ट करते हैं, चाहे वो ठंडा हो जाए, बाद में खा लेंगे। अब किसी स्ट्रेंजर ने देखा, पब्लिक अकाउंट है आपका, ये सिजलर का धुआं बिल्कुल तुम्हारी रेशमी जुल्फ़ों की तरह मुझे लग रहा है। तो बीइंग अ लेडी, कोई स्ट्रेंजर आपको लिखेगा तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे, राइट। कोई जान पहचान का है, कोई बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, तो चलो ठीक है। तो उस केस में फिर लेडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्लॉक कर देगी, ठीक है। उसके पास दूसरा अकाउंट होगा, अरे तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैं तो तुम्हें अब भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम वो सिजलर खा रही हो। फिर लेडी क्या करेगी, उसके मन में एक डर पैदा होगा, जहाँ वो डर पैदा हो गया वो क्राइम पैदा हो गया। फिर आप उस चीज़ की एक रिपोर्ट लिखा सकती हैं, स्टॉकिंग की। पुराने ज़माने में क्या स्टॉकिंग होती थी, वो आप सुना है, भाग धन्नो बसंती के पीछे डाकू पड़े थे, वो लिटरल स्टॉकिंग थी। पीछा करना, स्टॉकिंग का मतलब पीछा करना। आजकल की स्टॉकिंग डिजिटल होती है। व्हाट्सएप पे आपने डीपी रखा है, क्या खूबसूरत डीपी है भाई, दिस इज़ स्टॉकिंग। मैं तुम्हें इतने मैसेजेस लिखता हूँ, तुम मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, दिस इज़ स्टॉकिंग। ईमेल्स, फेसबुक, इंस्टा, आपके स्टेटस पे कुछ ऐसे अनटूवर्ड मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, डेट इज़ स्टॉकिंग।
बॉम्बे में एक केस था, एक लड़का अ, उसके फ्रेंड ग्रुप था, जैसे सोसाइटीज़ में लड़के लड़कियों का फ्रेंड्स ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे वो अपने प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो रोज़ भेजता था लड़की को? लड़कियों को। ओके। तो फिर सब लड़कियों ने मिलके, अब हिम्मत नहीं होती ना पहले तो, देखिए सबसे ज़्यादा डरना अपने पेरेंट्स का ही रहता है सबसे पहले, इनको कैसे बताएं, मतलब वो डायलॉग ही नहीं है। किसी एक लड़की ने हिम्मत करी तो बाद में उस लड़के को डांटा गया, और छोटा ही था, बाद में उसको समझाया गया, फिर समझा वो, मतलब एक स्टेप लेने की बस कमी है। तो दिस इज़ ऑल स्टॉकिंग। अब आजकल वो फिजिकल पीछा करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड ऑल, हम्म। सब कुछ ऑनलाइन हो सब जाता कुछ है। ऑनलाइन है। पर पुलिस इस पे कोई काम तो करती है? बिल्कुल आप उसके एविडेंस दे दीजिए, परमिटेड है डिजिटल एविडेंस आजकल। मेरे को तो हर दूसरे दिन एक कॉल आता है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे आपसे बात करनी थी। हर रोज़ एक नंबर ब्लॉक करो, दूसरे नंबर पे तो कॉल एड्रेस आता है। दे दो पुलिस स्टेशन के सामने का, बुला लो उसे कहीं प्यार से कि आ जा भाई। भाई हम्म। इसे हम स्टॉकिंग ही बोलेंगे। मतलब स्टॉकिंग एक ऐसी चीज़ जहां आप नहीं चाहेंगे कि आपके मन में कोई डर पैदा करे ऐसा आपका पीछा करते हुए, हम्म। ले मैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ। हम्म। तो दिस इज़ परफेक्ट केस फॉर स्टॉकिंग। हम्म। तो आजकल तो फिर भी ऐसे मैरिजेस हैं वो कम हो गई हैं, लाइक चाइल्ड मैरिजेस। पर पहले तो बहुत होती थी। पर अगर आज कोई फोर्स्ड मैरिज करवा रहा है अपने बच्चों को, या चाइल्ड मैरिज करा रहा है, तो क्या वो माता पिता जेल में जाना चाहिए? देखिए पहले एक डेफिनेशन थी हमारे आईपीसी में, मैरिटल रेप पे तो अभी डिबेट चल रही है, लेकिन अगर वाइफ बीइंग नॉट मोर देन 15 तो रेप माना जाता था। मतलब कहीं ना कहीं लॉ ही एक्सेप्ट कर रहा था कि वाइफ कैन बी 16। अब जब वो भारतीय न्याय संहिता है वो एज 18 कर दी गई है, हम्म। तो 18 से कम जो भी है वो फिर ऑफेंस ही है। अभी एक केस में क्या हुआ, एक बेटी प्रेग्नेंट थी तो उसकी मदर उसको हॉस्पिटल लेके गई, हम्म। तो पता चला कि जब इसकी शादी हुई तो ये माइनर थी। तो हम्म। डॉक्टर ने कंप्लेंट करी फिर पुलिस में, तब वो केस पूरा आया। लेकिन चलिए इस केस में तो हम, शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो कोर्ट्स भी कभी कभी अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस कह देते हैं ठीक है अब इट्स ओके। बट हाँ, आप फोर्स कर रहे हैं और 18 से कम की है, देन इट इज़ एन ऑफेंस। पर अगर कोई लड़की 15 साल की है और उसे खुद शादी करने का मन है, तो वो कर सकती अलाउड ही नहीं है ना। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं, मेरा उसको खून करने का मन है। जब ऑफेंस है तो है। ऑफेंस है। 15 साल की लड़की है, उसे समझ नहीं आ रहा कि जो चीज़ वो करी जा रही है उसके साथ, एक सपोज 20 साल का लड़का एक 15 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा उस टाइम पे कि अच्छा है गंदा है। उसको अ, ऐसा कुछ ये भी नहीं लग रहा कि मेरे साथ रेप हो रहा है, और ये भी नहीं लग रहा कि मुझे बचना चाहिए, और कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, शी इज़ ब्लैंक। वॉट इज़ दिस देन? वो एज ऑफ कंसेंट है ही नहीं, इसलिए तो हमने क्राइम माना है ना। वो क्राइम है अगर 20 साल का लड़का 15 साल की लड़की के बिल्कुल। साथ कर रहा है, लेकिन लड़की को कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कंप्लेंट करेगी तो लड़का फंसेगा, बिकॉज एज ऑफ कंसेंट इज़ ओनली 18 ईयर्स। तो लड़के का रिस्क है। 18 की हो जाए फिर कह सकती है कि मैं 15 की थी तब मेरे साथ ये हुआ, अगेन बॉय इज एट रिस्क। ओके। व्हेन शी वाज माइनर और आप उसके साथ फिजिकल रिलेशंस में थे, यू आर ऑलवेज एट रिस्क। ओके। ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लोगों की। अगर हम बात करें एलजीबीटीक्यू में, अगर एक माइनर लड़की है, 13 से 14 साल की लड़की है, जिसके साथ एक लड़की ही जो 20-25 साल की लड़की है वो रेप कर रही है, तो दोनों विमेन हैं, अब क्या होगा? देखिए रेप की एक डेफिनेशन है, और माना गया है कि अ वुमेन इज़ नॉट सपोज्ड और कांट रेप अ वुमेन। ओके। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ क्राइम। आगे बता रहा हूँ मैं आपको। तो कोर्ट के डिसीजंस हैं कि हम नहीं मानते कि एक लड़की लड़की का रेप कर सकती है। हाँ, गैंग रेप है, 4-5 लोग कर रहे हैं, उसमें एक लेडी भी शामिल है, तो उसको एक्यूज बनाया जा सकता है एज अ पार्ट ऑफ गैंग रेप। बट बाकी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशंस हैं उसमें हुएवर लिखा हुआ है। हम्म। समझिए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, हुएवर आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन इज एक्यूज, तो हुएवर में वो कवर होती है। हम्म। क्रिमिनल असॉल्ट जो पहले सेक्शन 354 था, हुएवर क्रिमिनली असॉल्ट्स अ वुमन, तो उसमें अगेन
कवर हो जाता है। 354A जो पहले था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उसमें डेफिनेशन है मैन अगेंस्ट वुमेन, तो वो कवर नहीं होता। बट 354B डिसरोबिंग, कपड़े फाड़ना, C वॉयरिज्म, इसमें हम उसको कवर कर सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड क्राइम। यस यस यस, क्योंकि डेफिनेशन हुएवर है। अब समझिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए हैं और एक आप लेडीज़ कोच में हैं, गई हैं कभी, तो लेडीज़ कोच में समझो झगड़ा हो गया सीट को लेके, और लेडी के आपस में बाल खींच रही हैं, ठीक है, बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया, तो लेडी के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। इसमें क्रिमिनल असॉल्ट भी आ गया, इसमें मतलब एक आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन भी आ गया, क्योंकि डेफिनेशन कहती है हुएवर, तो हुएवर में सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। अगर एक लड़की लड़के का रेप करती है तो वो तो बहुत माना ही नहीं गया अभी तक कि लड़की लड़के का रेप कर सकती लड़की है। लड़के का रेप नहीं कर सकती, ये कोई क्राइम नहीं है। नहीं है, लेकिन हाँ हुआ है, 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे हुए भी हैं। आपने मुरादाबाद में बाजू में ही हमारे चंदौसी एक शहर है, बचपन में सुना करते थे कि एक केबल ऑपरेटर था, उस समय केबल चलता था, कैसेट लेके घर पे आते थे, कुछ लड़कियां घर पे अकेली थी, उन्होंने उसका मिलके रेप किया था, मर गया था। आप देखेंगे आदमी हमेशा, जब आदमी के साथ आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे तो मर जाता है वो, बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल जो भी फैक्टर्स हैं। तो 1-2 इंसिडेंट्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो फिर उस पर चार्जेस दूसरे लग जाएंगे। क्राइम तो है ही ना, मर्डर तो किया ही है ना आपने एक तरीके से। नहीं मरा तो नहीं मरा तो, और ग्रीवियस हर्ट के क्राइम है, अटेम्प्ट टू मर्डर के क्राइम है, इस तरह क्राइम कभी छूटता नहीं है। रेप केस नहीं माना जाएगा। रेप केस नहीं माना जाएगा। मैंने खुद ही देखा है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही होती हूँ तो कोई ट्रांसजेंडर आए, अपना ताली वाली बजाई और पैसे मांगना शुरू कर दिए। एक लड़के से पैसे मांगे, उसने मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देना चाहता। तो उसने जो भी पहना था, ट्रांसजेंडर ने घाघरा पहना था, वो उसके मुंह पर डाल दिया। इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे? मतलब ट्रांसजेंडर को ये करना अलाउड है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई होती है। एक तो पब्लिक प्लेस पे न्यूसेंस क्रिएट करने की एक पूरी कार्रवाई होती है। पब्लिक प्लेस पे अगर आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे लोगों में अनाउंस पैदा हो रहा है तो यस यू कैन बी बुक्ड। दूसरी बात, अगर ये तो लड़के के साथ हो गया, लड़की के साथ अगर होता है तो ऑब्वियसली जो डेफिनेशंस में हुएवर लिखा है वो आ गया। क्रिमिनल असॉल्ट अगर हो गया वो आ गया, क्योंकि हुएवर की डेफिनेशन में वी आर कवरिंग द ट्रांसजेंडर। अब जो डेफिनेशन आई है भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में जो डेफिनेशंस आती हैं उसमें ट्रांसजेंडर को माना गया है। पहले ही वगैरह चलता था, नाउ मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ये साफ़ हो गया है। तो ट्रांसजेंडर भी हम एक्यूज़ बना सकते हैं इस टाइप के हैरेसमेंट के केसेस में, दे कैन बी बुक्ड। ओके, अगर वो लड़का ट्रांसजेंडर के साथ कर रहा है तो ऐसा कोई केस है? देखिए BNS में सिर्फ डेफिनेशन चेंज हुई है, लेकिन हम अगर अंदर सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो हुएवर अगेंस्ट वुमेन, तो वहाँ ट्रांसजेंडर कवर नहीं हो रहे हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर्स का एक स्पेशल एक्ट है, ट्रांसजेंडर्स एक्ट, उसमें एक चैप्टर में, वो एक सेक्शन में उनके लिए एक पनिशमेंट है कि उनके साथ अगर कुछ होता है तो क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। मतलब कुछ सेक्सुअल अगर फोर्स हो रहा है, या उनको आपने एक पैसेज ब्लॉक कर दिया उनके लिए, आप उनको कहीं बैठ के खाना खाने नहीं दे रहे, नॉर्मल डेली ऑफेंसेस, देन दे कैन टेक हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, ये वैसे तो ट्रांसजेंडर्स जो करते हैं उस पर बुक करा जा सकता है उन्हें, लेकिन अगर वो ना करे, लाइक पैसे ना मांगे, तो उन्हें कहीं जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं। लाइक मैं अपना खुद का इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मेरी एक रिक्रूटमेंट कंपनी है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे। क्लाइंट्स ने मुझे बोला कि आप ना हमें डाइवर्सिटी चाहिए, हमें और जेंडर्स चाहिए। अपने 25% हमने कोटा बना के रखा है, जेंडर डाइवर्सिटी कोटा, जिसके अकॉर्डिंग हम हायर करेंगे। तो आप हमें जेंडर डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स दीजिए। तो मुझे अज्यूम कर लिया मैंने कि आप ट्रांसजेंडर की बात कर रहे हैं या फिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आप LGBTQ में से किसी की बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें 4-5 रेज्यूमे भेजे ट्रांसजेंडर्स के और LGBTQ में से कम्युनिटी में से लोगों के, लेकिन उन्होंने मना करके बोल दिया कि अगर ये हमारी कंपनी में आए तो हमारे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो अनसेफ फील करेंगे। जेंडर डाइवर्सिटी से उनका मतलब था कि उन्हें फीमेल्स चाहिए। तो आजकल की जनरेशन में भी हमें जेंडर डाइवर्सिटी का मतलब फीमेल्स हो रहा है। अभी तक भी उनको एक मेजर जेंडर कंसिडर नहीं किया गया और हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की।
तो आजकल भी लोग ऐसे देखते हैं ट्रांसजेंडर को कि इनके आने से बाकी लोग अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, तो अगर वो और कुछ नहीं करेंगे, लाइक पैसे नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, या लोगों के साथ ये नहीं करेंगे, तो उन्हें कहीं जॉब्स भी नहीं है, कैसे अपना घर चलाएंगे? देखिए इस केस में एनजीओज काफ़ी आगे आ रही हैं। बॉम्बे में ट्रांसजेंडर्स का एक कैफ़े ही खुला है, बाय द ट्रांसजेंडर। उसको एक एनजीओ ने, एक रोटरी ने काफ़ी मदद करी है उस कैफ़े को एस्टेब्लिश करने में। वेटर्स भी जो सर्विस देते हैं वो भी ट्रांसजेंडर्स ही हैं। तो मैं तो, अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रहा है उस कम्युनिटी का, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए आप खुद ही थोड़ा आगे आएँ। काफ़ी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, काफ़ी एक मुकाम पे पहुँचे हुए लोग भी हैं इस हम्म। कम्युनिटी के। वही लोग अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, खुद की हेल्प, जैसे कहते हैं ना, खुद ही करें पहले, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ऐसे कैफ़े खुले हैं तो धीरे धीरे लोग विल बी कंफर्टेबल। हम्म। अभी तो लोग साथ में कंफर्टेबल नहीं है, पहले वो कंफर्ट आएगा, उसके बाद फिर एक मेन स्ट्रीम में एंट्री आएगी। लेकिन आप इतना कंफर्टेबल है, अब कैफ़े चल रहा है, नॉर्मल लोग जा ही रहे हैं, और कम्युनिटी के कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर एक लॉ चेंज करना हो, तो अब क्या चेंज करना चाहेंगे हमारे लॉ में इंडिया? यही चेंज करना चाहूँगा, जो भारतीय न्याय संहिता में सिर्फ डेफिनेशन चेंज हुई है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स एज अ विक्टिम कहीं शो नहीं हो रहे हैं। तो जैसे वुमेन है उसको वुमेन और ट्रांसजेंडर कर दिया जाए, या कुछ तो करा जाए ट्रांसजेंडर्स के लिए बीएनएस में। हम्म। और जो ग्रेविटी ऑफ पनिशमेंट है वो थोड़ी बढ़ाई जाए, अगर ट्रांसजेंडर्स के साथ कुछ ऑफेंस हो रहा है तो आई विल चेंज दैट। डिजिटल एविडेंस आजकल बहुत क्रिटिकल माना गया है, तो क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं कि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, आजकल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। अगर आप व्हाट्सएप पे कोई चैट कर रही हैं, आपको किसी ने इनएप्रोप्रिएट मैसेज भेजा, हम्म। तो क्या लिख के आता है वहाँ पे? एक तो उसका, अगर आप टॉप देखेंगे तो उसका डीपी या जो कुछ होगा उसका हम्म। नाम होगा, या नंबर होगा अगर आपके हम्म। पास सेव नहीं है, हम्म। और नीचे मैसेजेस शुरू होते हैं। आज की तारीख में आपने स्क्रीनशॉट लिया तो क्या आएगा? डेट आएगी, टाइम आएगा, या सिर्फ टुडे लिखा हुआ आएगा? टुडे। टुडे लिखा हुआ आएगा। 2-3 दिन के बाद वो डेट और टाइम आ जाता है। हम्म। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, अगर आपको डिजिटल कोई एविडेंस गैदर करना है तो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट टाइम, टाइम, डेट और दिन, हम्म। वो जब आ जाएगा ना, दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रूफ। उसके बाद कंटिन्यूटी रहनी चाहिए चैट्स के स्क्रीनशॉट्स की। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ब्रेक करके स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, क्योंकि सामने वाला फिर वो पूरे चैट्स दिखा देगा। सो हम्म। बी न्यूट्रल, मतलब बी फेयर, कि हाँ भाई मैंने ये लिखा है, तो टुडे ये हो गया, वेंसडे ये हो गया, थर्सडे ये हो गया, फ्राइडे ये हो गया, तो कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट्सअप चैट शुड बी देयर। हम्म। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम्म। और ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना पड़ता है। कोर्ट्स मांग सकते हैं कि भाई ये डिजिटल एविडेंस आप दे रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी दीजिए कि हाँ दिस इज़ ट्रू। दूसरा, मेल्स। मेल्स पे आप देखेंगे, आपने अगर किसी ने आपको मेल भेजा है इनएप्रोप्रिएट, आप 4 अलग अलग कंप्यूटर से मेल निकालेंगे ना, तो कभी कभी टाइम का इशू आ जाता है। हम्म। जैसे दोपहर के 3 बजे एक कंप्यूटर दिखाएगा, 3:02 दूसरा दिखा देगा, कोई तीसरा 15:20 दिखा देगा। हम्म। तो कोशिश कीजिए कि एक ही सिस्टम से वो प्रिंट लीजिए, ताकि वो यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। हम्म। आप एक मेल आपने निकाला एक कंप्यूटर से, दूसरा मेल आपने निकाला दूसरे कंप्यूटर से, तो इस बात पे आर्गुमेंट्स हो जाते हैं कि ये फेक है, ये मतलब डॉक्ट्रिन है, मतलब ये इसकी टाइमलाइन मैच नहीं हो रही। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान जैसे देनी अभी चाहिए। पलाश मुंजाल का केस आया था, जिन्होंने पूरे सारे स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए, तो वो उस तरह के एविडेंस की ज़रूरत यस है। यस यस। हम्म। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। टाइम स्टैम्प होनी चाहिए व्हाट्सएप के मैसेजेस पे। अभी हमने पिछला पॉडकास्ट करा था एक अतुल शर्मा जी के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि हज़ारों माइनर लड़के जब ये इवेंट्स होते हैं ना, तो उनको उठा के ले जाते हैं और बेच देते हैं, कुछ फैमिली को 4-5 हज़ार रुपये दे देते हैं, और फैमिली उनमें खुश रहती है 4-5 हज़ार रुपये में, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना गरीब हैं। फिर उनके साथ 10-15 दिन तक वो जो भी क्रुएलिटी करनी होती है करते हैं, और फिर वो वापस भेज देते हैं। कोई ऐसा केस आपके नज़र में आया जो आपके जहन में बैठ गया हो चाइल्ड अब्यूज़ पे? एक रिसेंट एक केस है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं मेरे कलीग के साथ डिस्कशन हो रहा था, उसमें मदर फादर का डिवोर्स केस चल रहा है।
बच्ची है उनके पास, नाउ शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अटेनिंग मेजोरिटी, 16-17 है। तो उसके किसी नोट में ये लिखा हुआ मिला मदर को कि मेरे पापा ने मुझे इस टाइम इनअप्रोप्रिएट टच किया था। ओके। तो दिस इज़ क्रुएल्टी विद इन द फैमिली। मतलब अब उसे शायद समझ में आया है कि दैट वाज इनअप्रोप्रिएट, तो उसने लिखी होगी डायरी परेशान होके, तो वो हाथ में लगी है। नाउ वी आर कि भाई कैसे इस केस को, इस चीज़ से हेल्प ली जाए। कई बार जब बच्चे होते हैं ना, वो जब छोटे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें समझ आता है कि अच्छा वो तो चाइल्ड अब्यूज़ था। जी, तो इसलिए हम वो वर्कशॉप्स कराते हैं अब, हम्म। बैड टच और गुड टच, ताकि उन्हें बचपन से वो समझ में आ जाए कि क्या टच बुरा है, क्या टच अच्छा है। अभी हमारे टाइम में तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चों को अवेयरनेस देना ज़रूरी है, बिकॉज हर एक के हाथ में एक डिजिटल मीडिया है जिससे वो पता कर सकता है कि हाँ, जो एक्यूज़ है उसको तो पता ही है मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन जो विक्टिम है उसे नहीं पता कि हाँ ये चीज़ गंदी है। हम्म। तो इसलिए आजकल थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। तो मैं तो बोलूँगा हर कॉलेज में ये कंपलसरी कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में तो इट इज़ कंपलसरी कि बैड टच गुड टच की एक वर्कशॉप होनी ही चाहिए। जैसे ना बहुत सारे सीरियल्स भी बन रहे हैं कि लोग अपनी वाइफ पे स्पाई करवा लेते हैं, या वाइफ अपने हस्बैंड पे स्पाई करवा रही है, और फाइनली पता चलता है कि हस्बैंड इनोसेंट था या वाइफ इनोसेंट थी। तो वो स्पाई कराना भी कोई क्राइम है? अगर वो हस्बैंड चलो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तब तो अ, उसके मायने हैं, पर अगर वो कुछ गलत करता हुआ ना पकड़ा गया तो क्या ये क्राइम देखिए, माने? कभी एक रिसेंट केस आया था मेरे पास, उसमें वाइफ इज़ हाईली क्वालिफाइड, अच्छी जगह पे काम करती हैं विद डिसेंट सैलरी, तो ऑब्वियसली इतनी सीनियर पोजीशन पे होंगे तो बाहर भी जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड ने नज़र रखनी शुरू करी, हर जगह बग्स इंस्टॉल कर दिए, सीसीटीवी छोटे छोटे, इवन मोबाइल ट्रैक भी शुरू कर दिया। अगर वो विद इन किलोमीटर के बाहर जाएंगी तो इसको अलार्म बज जाएगा, अच्छा। किसी का फ़ोन आ जाएगा कि ये गई। हम्म। या एक सीनियर पोजीशन पे तो किसी होटल में जाएंगी, कभी कोई टूर होगा तो वो पूरा शहर घूमेगा, हम्म। हर होटल में जाके चेक करेगा किसके साथ अच्छा। है किसके साथ नहीं। तो दिस इज़ अ क्रुएल्टी। और अगर ये क्रुएल्टी बहुत ऐसी हो जाएगी, वाइफ इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, मतलब वो हम्म। सोचे अब तो मैं मर जाऊँ, देन इट इज़ 498 है। तो इस टाइप की क्रुएल्टीज़ हो जाती हैं। हाँ, हम्म। इफ़ शी इज़ चीटिंग तो देन दिस इज़ एन एविडेंस, बट पर इफ़ शी इज़ चीटिंग। नॉट देन हम्म। इट इज़ अ क्रुएल्टी। पर चीटिंग कर भी रही है तो कोई इलीगल काम तो नहीं है? लेकिन आप डिवोर्स केस में आपके लिए अच्छा हो जाएगा ना, अच्छा। इलीगल नहीं, बट यू कैन फाइल अ डिवोर्स स्टेटिंग दीज फैक्ट्स कि हाँ ऐसा रिलेशन दूसरा है तो मुझे डिवोर्स चाहिए। आजकल आपके पास कोई डाउरी के केसेस भी आते हैं क्या? बहुत कम। आजकल भी डाउरी ले रहे हैं लोग? अब तो देखिए, लव मैरिजेस का जब से एक चलन चला है तो एक तय हो जाता है कि लड़का लड़की, भाई लड़का भी बोल देता है मांगना मत, अच्छा। तो ऑब्वियसली लव रिलेशनशिप है। हम्म। लेकिन जो मैं केस बता रहा हूँ वो लव मैरिज ही थी। हम्म। लव मैरिज के बाद आदमी ने मांगना शुरू किया अच्छा। कि मैं कुछ करता नहीं हूँ तो तुम पैसे दो, तो वो हाँ। उसने, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज नीड्स, फिर उसको शक भी होने लगा। हम्म। तो इस टाइप के केसेस आ जाते हैं, पर डिपेंड्स कि कहाँ से आ रहे हैं। आप समझिए मेट्रोज में कम हो गए हैं, शायद छोटी सिटीज़ में होंगे। आपने आज तक सबसे ज़्यादा हॉरिफिक क्रिमिनल केस क्या हैंडल करा है अपनी लाइफ का, दिल दहला देने वाला? पेपर्स में है। क्या? हाँ, न्यूज़पेपर्स जब आप पढ़ेंगे तो मैं क्या है आपको बताइए। नाम विदाउट टेकिंग एनी नेम्स में बताता हूँ आपको। एक दिन सुबह एक 40 डेज ओल्ड बेबी की बॉडी मिलती है जिसको फेंका गया था 14th फ्लोर से। अच्छा। तो बॉम्बे का ही केस है, फीमेल चाइल्ड थी और घर में उस समय अ, जो बेबी की मदर थी उसके भैया भाभी और मदर थे। भैया भाभी अलग बेडरूम में सो रहे थे, मदर इनके साथ एक बेडरूम में थी। सुबह उठे तो देखा कि बेबी पड़ी हुई है, एंड शी वॉज मेंटली अनस्टेबल, जो मदर है, हम्म। मतलब एक हिस्ट्री है उनकी। तो फिर अब 40 दिन की बच्ची खुद तो क्रॉल करके जाएगी नहीं विंडो पे, किसी ने तो फेंका है। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ था
तो सारी शक की सुई माँ पे घूम गई कि मेंटली अनस्टेबल है, शायद इसने फेंक दिया होगा, तो कैसे उसको बेल दिलाई, जेल भी जाना पड़ा उसको। तो बाद में मेडिकल हिस्ट्री भी पता चली कि मेंटली अनस्टेबल थी, वो है इनफैक्ट। बट किसने फेंका, जो वो सस्पेंस है। और अब जो वो ट्रायल चलेगा आगे, तो जब वो पढ़ते खुलेंगी उस केस की, लेकिन इस उसमें एक अलग स्टोरी भी आ गई, मतलब हॉरर भी आ गया इसमें। उस जो उसका भाई था, उन लोगों ने वो घर नया लिया था, तो पहले हुई फादर की डेथ, वो ही नेचुरल, फादर मर गए। सब लोगों का कहना था वो दिखते थे, ओके। बुला रहे हैं, ऊपर बहुत अच्छा है, पीस है, आओ। उसके बाद इस बच्चे की डेथ हो गई हम्म। जो ऊपर से गिरी। उसके बाद जो मदर उनके साथ सो रही थी उसकी, उनको हुआ हार्ट अटैक। जो मेंटली अनस्टेबल नो थी? नो नो, उनकी मम्मी? मतलब बेबी की नानी। अच्छा। हॉस्पिटल गए, हम्म। ठीक हुई, घर के दरवाजे पे आके ब्रेन हेमरेज हुआ, डेथ हो गई। ओके। तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि रियल लाइफ, ऐसा लग रहा था कभी कभी यकीन नहीं होता कि सही में वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसा गलत हो रहा है क्या। तो मैं तो पहले उसको ये एडवाइस दी थी कि भाई तू जल्दी से आज की रात भी मत रुक इस घर में, तू निकल जा। हम्म। मतलब तब यकीन हुआ था पहली बार। वैसे एज अ लॉयर कहना नहीं चाहिए, बट हाँ, मैं भी थोड़ा उसमें हो गया था कि इतनी डेथ्स एंड अनटाइमली, कुछ पता ही नहीं लग रहा है, मतलब सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। तो ये तो मोस्ट हॉरिबल, हॉरिफाइंग था वो। अगर पुलिस ऑफिसर आपको कहते हैं कि ये केस फॉल्स है, फिर भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो फिर? देखिए, पुलिस वालों को तो केस रजिस्टर करना ही है। हम्म। अगर लेडी कोई कंप्लेंट लेके जा रही है, तो पुलिस वालों का तो हमारा लॉ है कि आपको लेडी की कंप्लेंट लेनी ही और लेनी है। लॉयर उसके अगेंस्ट लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ, तो उसके लिए लॉयर्स हैं फिर। अभी समझो किसी के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट हुई है, तो जिसके अगेंस्ट हुई है उसका भी कोई लॉयर है। हाँ, बट मैं यही समझाना चाहूँगा लेडीज़ को कि लेडीज़ को भी डांट पड़ जाती है आजकल फॉल्स केसेस में। लॉयर कोई अच्छा हो गया ना डिफेंस का, फिर वो लाइन पे ले ले लेता है वो। हाँ, मतलब इतने भी वेग और फॉल्स ना करें। और प्लस ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं फिर हर आदमी डरेगा कि अरे ये मेरे अगेंस्ट ऐसा ना कर दे, तो फिर हो सकता है नौकरी में दिक्कत आ जाए हम्म। कि भाई लड़की है, कैसे नौकरी पे रख लें। हम्म। तो फॉल्स केस का ना, ये एक वो होता है बड़ा इम्पैक्ट कि हम्म। जिस जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनमें बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज हम्म। कोर्ट्स आर लीनियंट नाउ टुवर्ड्स, वो पूरा देखते हैं कि हाँ ये फॉल्स तो नहीं है। हम्म। उस केस में जो जेन्युइन केस है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जैसे कोर्ट रूम ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जॉली एलएलबी आई, उसमें तो कोर्ट के बीच में लोग हंस रहे हैं या फिर गोलियां चल जाती हैं, और असलियत में भी यही होता है जैसे मूवी में दिखाते हैं, असली में कोर्ट डिफरेंट है। देखिए, मान के चल रही हूँ कि हमारे ऑडियंस में से 70-80% ने कोर्ट नहीं देखा होगा कभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब तो इतने मशीन्स लगी हुई हैं कि आप गन के साथ तो अंदर जा भी नहीं सकते, हम भी नहीं जा सकते, तो बेचारा कोई एक्यूज़ या विक्टिम तो कैसे जाएगा। और हंसी मजाक चलती, कभी कभी जजेस भी जोक्स क्रैक कर देते हैं, कुछ लाइट मोमेंट्स होते हैं, वो उतना तक ठीक है, बट अदरवाइज़ वी आर इनटू वेरी सीरियस बिजनेस। तो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होती, क्योंकि केसेस भी ऐसे होते हैं कि हंस भी नहीं सकते। कोई केस याद है आपको ऐसा? ऐसा मतलब जनरली जैसे लॉयर और जज के बीच में हो गया हो, ऐसा हम्म। कोई लाइट सा मोमेंट। अदरवाइज सीरियस मैटर है तो सीरियस ही रहते हैं। डिवोर्स केसेस भी देखते हैं आप? पहले देखता था, अब बंद कर दिया है। क्यों, कोई वजह? एक केस में मैं गया था, तो अभी डिवोर्स केस में क्या होता है, जब लोअर कोर्ट में केस चल रहा होता है तो बहुत हीटेड वो रहते हैं, दोनों जो साइड्स हैं बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स में होती हैं। तो बच्चा साथ में था, तो बच्चा मुझसे चिपट गया था, अच्छा। छोटा सा था, कि अरे मुझे बचा लो ऐसा करके, मतलब ये दोनों लड़ रहे हैं, ऐसा रोता हुआ आया था तब। तो उसके बाद से मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि झगड़ा करें तो बच्चे के सामने ना करें। इमोशनल रीजंस की वजह यस यस, से लॉयर्स भी इमोशनल होते हैं। जी हाँ, हो जाते हैं, क्योंकि
पॉक्सो के केसेस में तो स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, तो पूरा कोर्ट बंद कर दिया जाता है, वीडियो पे होता है, तो वो दिल नहीं मानता करने का। तो 4-5 केसेस हैं जो हम लोग, मैं नहीं करता हूँ। ड्रग्स मैं नहीं करता, ड्रग्स का अगर कोई एक्यूज़ होगा नारकोटिक्स तो मैं नहीं बचाऊँगा, आई एम डेड अगेंस्ट। अगर किसी ने रेप किया है तो आई विल नॉट बी स्टैंडिंग फॉर द एक्यूज, आई विल बी फॉर विक्टिम। जब हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो हमने अभी पिछले एक पॉडकास्ट अतुल शर्मा जी के साथ जो हुआ था, उन्होंने बताया कि प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो कस्टमर्स होते हैं वो खुद पुलिस वाले ही होते हैं, जो खुद जाते हैं प्रोस्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। कस्टमर्स वही होते हैं, पैसे नहीं देते, और उसके बावजूद उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होती। ऐसे कुछ सुना है आपने? देखिए, प्रोस्टिट्यूशन में एक लेडी को हमेशा एक आदमी की हेल्प लेनी होती है, प्रैक्टिकल सी बात है। वो लोग खुद हैंडल नहीं करते हैं, कोई दूसरा उनका एजेंट रहता है जो हैंडल करता है। इसलिए बात उठ भी रही थी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाना चाहिए क्या, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन जब तक लीगल नहीं है तब तक उल्टा हैरेसमेंट लेडीज़ का ही ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज भले ही पुलिस वाले की हम क्यों बात कर रहे हैं, मैन इन पावर की बात करते हैं, तो मैन इन पावर है, समझो कोई उस एरिया का बहुत बड़ा आदमी है, तो ऑब्वियसली आप उससे पैसे, जो प्रोस्टिट्यूट हैं वो पैसा लेने से घबराएंगी कि इससे हमारे बिजनेस पे असर हो सकता है। तो हाँ, ये हैरेसमेंट तो अलग चलता है, और वो हैरेसमेंट तो अलग चलता ही है जो वहाँ हो रहा है। तो जब वो डिबेट उठ रही थी कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल कर दें क्या, तो वो लीगल हो जाएगा तो ये सब हैरेसमेंट ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक डार्क है, इलीगल है, तभी तक कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है। मैं भी खुद मतलब थोड़ा फेवर में था, लीगल हो जाना चाहिए, हैरेसमेंट कम हो जाए। बट मैंने जब एक सीनियर से डिस्कस किया आपने, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोले विशाल, फॉर एग्जांपल आज मैं प्रोस्टिट्यूशन समझो लीगल हो गया, लीगल हो गया, देन एक वो प्रोफेशन हो गया। हाँ सर, प्रोफेशन हो गया। तो जो लड़की घर से गरीब है या वो पैसा कमाना चाहती है और थोड़ा फास्ट भी करना चाहती है, तो वो ये एज अ प्रोफेशन मान के इसमें आ जाएगी। तो उसमें दिक्कत ही क्या है? बट इट विल बिकम एज अ प्रोफेशन। तो उसमें देखिए, दो राय हो सकती है, हैरेसमेंट कम हो जाएगा, लेकिन उल्टा रेप्स नहीं होंगे उसकी वजह से। आप अगर ऐसा नहीं कह सकते। रेप्स तो अलग ही, वो जुरिस्डिक्शन ही अलग है उस चीज़ कम का। हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैंने गलत बोला। रेपिस्ट की मेंटेलिटी क्या रहती है? ओवर पावर करने की। जितने भी मैं मिला हूँ अब तक, मुझे वो लड़की रोती हुई अच्छी लग रही थी, समझे? या वो कहीं खुद वीक होते हैं, उन्हें अपनी फोर्स दिखानी होती है कि आई एम स्ट्रॉन्गर, वो चीज़ होती है। तो आप कितना भी आप लीगल कर दें, वो चीज़ अगर जब तक उस आदमी के मन में है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेक्ट। प्रोस्टिट्यूट का ही रेप हो रहा है तो फिर यस, शी कैन फाइल अ कंप्लेंट। केसेस हैं, केस लॉज हैं कि उसमें उनकी प्राइवेट हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री नहीं देखी जाएगी कि किस प्रोफेशन से वो लोग आ रहे हैं। इवन इफ दे आर सेइंग नो, नो मीन्स नो, बिकॉज बीइंग अ लेडी दे हैव इक्वल राइट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लॉ में कि नहीं ये प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है, तो ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो नहीं होगा कि सिंस प्रोस्टिट्यूशन इज़ इलीगल, अब वो कंप्लेंट फाइल करने आ रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, पर उसी को अंदर कर दिया क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन इज़ इलीगल। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेडी है, लेडी अपनी कंसेंट दे रही है, तब उसके साथ फिजिकल रिलेशन हो रहा है। आप ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए आप समझो प्रोस्टिट्यूशन में नहीं है, शी इज़ अ नॉर्मल लेडी, समझिए कंसेंट के साथ वो फिजिकल रिलेशंस कर रही है, ठीक है। जब उसकी कंसेंट नहीं थी, शी वॉज फोर्स्ड, उसने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो आप उसकी प्रोफेशन की तरफ आप नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि वो लेडी है, उसके साथ गलत हुआ है। कंप्लेंट करना ना करना लेडी की मर्जी होती है। अभी आप ही समझो, आपको कोई कह रहा है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आपको अच्छा लग रहा है, आप कंप्लेंट नहीं करेंगे। आपको ख़राब लग रहा है, आप कंप्लेंट कर देंगे। ये ऐसी बात है बस। अभी बॉलीवुड में हम देखते हैं कितनी मूवीज़ में गाने चलते हैं कि लड़का गाना गा रहा है और लड़की चिढ़ रही है, लेकिन अकेले में जाके हंस भी रही है। तो जब हंस गई तो कंप्लेंट ख़त्म हो गई, जब तक चिढ़ थी तब तक कंप्लेंट थी। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अ लेडी कि उसे क्या करना है। तो ये और कोई डिसाइड नहीं करेगा, ये ऑफिसर डिसाइड नहीं करेगा, पुलिस वाला या कोई लॉयर डिसाइड नहीं करेगा, उसके प्रोफेशन को आप नहीं देखेंगे,
इवन एट द टाइम ऑफ क्रॉस क्वेश्चनिंग उससे वैसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे हम्म। जो थोड़े डिटोरिएट करें उसकी इमेज को. बट यस, बीइंग अ लेडी वो नॉर्मल कंप्लेंट लिखा सकती है. जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, उसमें स्टार्टिंग से एंड तक हमें लग रहा होता है कि चोर कोई और है, मर्डरर कोई और है, और एंड में पता चलता है कि यार हम ये सोच रहे थे लेकिन निकला कुछ और. तो ऐसा कोई केस है आपके? मेरे सीनियर के पास आया था, तो हम लोग ऐसी, मैं उनसे, एक्चुअली क्रिमिनल इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है, इसमें स्टोरीज बहुत बढ़िया होती हैं. सो वो एक मुझे ऐसे ही एक केस बता रहे थे. तो उसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, थोड़े हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग. हस्बैंड वॉज अ रिक्शा ड्राइवर. वाइफ का अफेयर एक दूसरे रिक्शा ड्राइवर के साथ था. तो एक दिन हस्बैंड की डेड बॉडी मिलती है. ओके. और लास्ट सीन जो देखा गया कि भाई ये दूसरे रिक्शे वाले के साथ बैठ के वो कहीं खा पी रहा था, उसके बाद से वो गायब हो गया. डेड बॉडी मिल नहीं रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कातिल अपना सबूत छोड़ ही जाता है. वाइफ से हो नहीं रहा था. वाइफ ने पुलिस स्टेशन में जाके बोला मेरे सपने में आया है वो, उसकी बॉडी यहाँ पड़ी हुई है. मतलब ओके. मैं इसे बेवकूफ़ी कहूँ या क्या कहूँ. बाद में वो बॉडी उसी जगह उसी स्पॉट पे मिली. बाद में पता चला इन दोनों ने मिलके ही उसका गला घोट के, मतलब मर्डर मार कर के एक दिया. जगह कर दिया था. तो ये ऐसा था कि मेरे सपने में आए हैं वो, मुझे ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मुझे मुक्ति दो, ये करके. ओके. ठीक है सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली लॉ के विषय में, और काफ़ी सारे केसेस सुनने को मिले. मेरे को लगता है हम इस पे पूरी मूवी बना सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग भविष्यवाणी. बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक यू सो मिलके. मच. होप करते हैं कि ऑडियंस को भी उतना ही यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव और मज़ा आया होगा जितना मुझे आया. अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं. प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई. थैंक यू सर. थैंक यू.